बच्ची 4 या 5 घंटे से बैठी हुई है, तो जो ब्लड उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप आना है या फ्लो की फॉर्म में आना है, वो क्लॉट्स की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। वो ट्रीटेबल है, बहुत इजीली ट्रीटेबल है, लेकिन इट शुड बी ट्रीटेड। उस बच्ची हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही, क्लीनलीनेस का ख्याल नहीं रख रही, उसकी वजह से एक बहुत इशू है स्मेल का। इस पॉडकास्ट के थ्रू ही मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी कि आप जब मंथली साइकिल में एंटर होते हैं, यू मस्ट नो कि आपने किस तरह से अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। पीरियड्स के दौरान अगर जमा हुआ खून आता है जिसको ब्लड क्लॉट्स कहा जाता है, तो क्या वो डेंजरस होता है या नहीं? क्या वो डेंजरस होता है कि नहीं? देखिए, इसकी भी 2 वैरायटीज हो सकती हैं। जो मोस्टली वैरायटी आजकल पाई जा रही है वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि बच्चियां मूव नहीं करती, फिजिकली एक्टिव नहीं होती, तो वही ब्लड जो आपको नॉर्मल फॉर्म में आना है। अब देखिए, कॉमन सेंस की बात है, एक बच्ची 4 या 5 घंटे से बैठी हुई है, तो जो ब्लड उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप आना है या फ्लो की फॉर्म में आना है, वो क्लॉट्स की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उसकी वजह से वो क्लॉट्स आते हैं। वो होता है आपका ब्लड ही है, लेकिन बहुत देर इकट्ठा होने की वजह से वो जम जाता है और उस फॉर्म में आता है। अगर तो ये आ रहा है तो आप इस फैक्टर को करेक्ट करें। सेकेंड एक फॉर्म ये होती है कि आप ओवर ब्लीड कर रहे हैं, कि आपको फ्लो भी आ रहा है नॉर्मल, और जब जो पेशेंट है या बच्ची है वो कंप्लेन करती है कि जब हम वॉशरूम का यूज़ करते हैं तो हमें बड़े बड़े क्लॉट्स भी आते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग, वो एक्सेसिव ब्लीडिंग उसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। वो किस वजह से है, ये फिर आप अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे कंसल्ट करें। ठीक है। वो आपका आगे फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इफ़ रिक्वायर्ड अल्ट्रासाउंड करके आपको गाइड करेंगी। क्लॉट्स आना अगर तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से है तो हम उसको नॉर्मल कह सकते हैं, लेकिन उसमें फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। क्लॉट्स आएंगे तो फ्लो नहीं होगा, मतलब वो आपका फ्लो ही क्लॉट्स की फॉर्म में आ रहा है। लेकिन अगर आपको दोनों चीज़ें एट ए टाइम है कि फ्लो भी आपका बहुत ज़्यादा है और साथ क्लॉट्स भी आ रहे हैं, तो वो फिर कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई प्रॉब्लम है, और उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन, एट टाइम्स अल्ट्रासाउंड की हमें हेल्प लेनी पड़ती है, और उसे वो ट्रीटेबल है, बहुत ईजिली ट्रीटेबल है, लेकिन इट शुड बी ट्रीटेड। उसके लिए आपने कंसल्ट करना है। राइट। अच्छा, पीरियड्स के दौरान अगर आपके ब्लड में से बदबू आती है तो क्या वो किसी बीमारी की अलामत होती है या इट इज़ नॉर्मल? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। हमने प्रीवियस क्लिप में हमने बात की है शॉवर की, तो ये देखें चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिथ है कि आपने पीरियड्स में शॉवर नहीं लेना। अब अगर आप नॉर्मल डेज में भी 7 डेज शॉवर ना लें तो आपको स्टिंगी स्मेल आएगी खुद से, या कोई भी XYZ जो नहीं ले रहा, आपको उसे एक प्रॉपर बैड ऑर्डर फील होगी। ठीक है। अगर हम पीरियड्स में इस वजह से कि बच्ची हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही, क्लीनलीनेस का ख्याल नहीं रख रही, उसकी वजह से एक बहुत इशू है स्मेल का। तो उसमें एक तो ये कि आप ये देखें कि कहीं बैकग्राउंड में ये इशू तो नहीं है। ये इस मिथ के तहत कि मैंने 7 डेज शॉवर नहीं लेना, कहीं वो बच्ची अनहाइजेनिक कंडीशंस में तो नहीं जा रही, क्योंकि अगर वो बच्ची अनहाइजेनिक कंडीशंस में जाएगी तो वो हेड टू टो जाएगी और उसमें ओवरऑल एक बैड स्मेल क्रिएट होगी जो आपको उस ब्लड से भी आएगी। एक तो ये। सेकेंडली ये है कि अभी हम तो बात कर रहे हैं लेकिन बहुत कम की जाती है। अब तो बहुत बेहतर हो गए हालात, लेकिन बच्चियों की पर्सनल हाइजीन पे बिल्कुल बात नहीं नहीं होती। अब बच्चियों को इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी कि आप जब मंथली साइकिल में एंटर होते हैं, यू मस्ट नो कि आपने किस तरह से अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। अगर आप सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करते हैं, आपने एट मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स उसको चेंज करना है। हमारे यहाँ इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें अफोर्डेबिलिटी का भी फैक्टर आ सकता है कि हम एवरी 4 to 6 आवर्स अफोर्ड नहीं करते, तो उसके भी बहुत अच्छे अच्छे ऑल्टरनेट्स हैं। आप पर्सनली कॉटन लेके तो उसको आप किसी चीज़ में अच्छी गॉज पीसेस में रैप अप करके अपने पर्सनल सैनिटरी नैपकिन्स बना सकती हैं, लेकिन आपने चेंज करना है, क्योंकि जो ब्लड है हमारा ब्लड किसी भी मीडियम से अगर हुआ, इवन हमें जैसे चोट लग जाए, कोई ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड के अंदर हमारा इतना ये रिच मीडियम होता है कि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शियस चीज़ है जहाँ से इन्फेक्शन फैल सकता है दैट इज़ ब्लड। तो आप 4 to 6 आवर्स के बाद अगर अपने हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, सैनिटरी नैपकिन चेंज नहीं कर रहे, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, उससे भी आपको स्टिंगी स्मेल आ सकती है। अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से भी आपको स्टिंगी स्मेल आ सकती है। अगर बच्ची की जो है पर्सनल हाइजीन उसके इश्यूज़ हैं तो उसकी मोस्टली इन रीजंस की वजह से
जाती है अगर आप अपनी जो हाइजीन का लेवल है वो मेंटेन हम्म रखें, क्लीनलीनेस अपनी जो है अप टू द मार्क रखें, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। राइट। डॉक्टर ज़ारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई हैं और आपने बहुत ही अहम मौज़ूआत पे हमारे साथ डिस्कशन की है। नाज़रीन, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।